हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। एलॉन मस्क की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी स्टारलिंक को भारत में सिर्फ 20 लाख कनेक्शन देने की अनुमति मिलेगी। ये बात दूरसंचार राज्य मंत्री पेमासानी चंद्रशेखर ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक के दौरान कही। मंत्री का कहना है कि स्टारलिंक जैसी कंपनियों की मौजूदगी से सरकारी टेलीकॉम कंपनी जैसे बीएसएनएल या दूसरी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। चंद्रशेखर ने यह बयान बीएसएनएल की प्रगति की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में दिया। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक की सर्विस मैक्सिमम 200 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड तक सीमित रहेगी और इसकी ग्राहक संख्या 20 लाख से ज्यादा नहीं हो पाएगी। ऐसे में मौजूदा टेलीकॉम सिस्टम पर इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्री ने बताया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस मुख्य रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को टारगेट करेगी, जहां बीएसएनएल की पहले से मजबूत पकड़ है। इसलिए सैटकॉम सेवा एक अहम भूमिका निभा सकती है, न कि कॉम्पिटिटर की। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सैटकॉम सर्विसेज की शुरुआती खर्च की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा होगा और हर महीने की सेवा लागत करीब 3,000 रुपए तक हो सकती है। ऐसे में ये सेवा आम जनता के लिए फिलहाल फायदेमंद नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इतनी महंगी सेवा भारत में मास मार्केट के लिए कारगर नहीं हो सकती। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और घरेलू निवेशक एलआईसी को जुलाई 2025 में भारी नुकसान हुआ। बाजार में गिरावट की वजह से उसके निवेश की वैल्यू में 46,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। 30 जून 2025 को एलआईसी की कुल 322 कंपनियों में हिस्सेदारी की वैल्यू 16.10 लाख करोड़ थी, जो 25 जुलाई तक घटकर 15.64 लाख करोड़ रह गई। हालांकि अच्छी बात यह कि अप्रैल 2025 के मुकाबले अब भी एलआईसी की वैल्यू 1.94 लाख करोड़ ज्यादा है। जब बाजार ने 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ था, एलआईसी को सबसे बड़ा घाटा रिलायंस इंडस्ट्रीज से हुआ है। जुलाई में इस शेयर में 7.2% की गिरावट ने एलआईसी के निवेश में 10,180 करोड़ की कटौती कर दी। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 आईटी कंपनी जिसमें कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा शामिल हैं, उन्होंने मिलकर 15,321 करोड़ रुपए का नुकसान एलआईसी को किया। एलएनटी, भारती एयरटेल और आईटीसी जैसे दिग्गज शेयरों ने भी एलआईसी की वैल्यू गिरावट की भूमिका निभाई। बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में कंपनियों के तिमाही नतीजों का असर दिख रहा है। कंपनियां अप्रैल जून तिमाही के नतीजे घोषित कर रही हैं, जिससे उनके शेयर बाजार में जो शेयर हैं उनकी कीमतें काफी ऊपर नीचे हो रही हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सोमवार को अपने तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी ने 30 जून 2025 को खत्म तिमाही में सालाना आधार पर 60% मुनाफा बढ़ाया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 713 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 446 करोड़ रुपए था। ये मुनाफा सीधे कंपनी के शेयरधारकों को मिला है। कुछ समय से अडानी ग्रीन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ताजा नतीजे इशारा कर रहे हैं कि कंपनी की वापसी हो रही है। नतीजों के बाद सोमवार को अडानी ग्रीन का शेयर 3.40% चढ़कर 1,009 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप भी अब 1.63 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस की आज बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के निराशाजनक नतीजों और अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता के चलते सोमवार यानी आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त रही। उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में मार्केट लाल निशान में बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार लगातार 3 सत्रों से गिर रहा है, क्योंकि 1 अगस्त की डेडलाइन नजदीक आने के साथ भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देरी की आशंका, लगातार विदेशी पूंजी की निकासी और पहली तिमाही के निराशाजनक नतीजों ने निवेशकों के जोखिम उठाने की क्षमता को कम कर दिया है। सोमवार यानी 28 जुलाई को सेंसेक्स अपने पिछले बंद स्तर 81,463.09 के मुकाबले 81,299.97 पर खुला और लगभग 700 अंक यानी कि 0.84% गिरकर 80,776.44 के निचले स्तर पर आ गया। एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 0.80% गिरकर 24,646.60 के निचले स्तर पर आ गया। 28 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी 24,700 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 572.07 अंक यानी 0.70% की गिरावट के साथ 80,891.20 पर और निफ्टी 156.10 अंक यानी कि 0.63% की गिरावट के साथ 24,680.90 पर बंद हुआ। लगभग 1,206 शेयरों में तेजी आई, 2,767 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया।
शेयर मार्केट के बाद बढ़ते हैं गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस की तरफ। वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता ने सोने और चांदी की मांग को बढ़ा दिया है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते कुछ टाइम से इनकी कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा था। मगर अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते ने निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता को बढ़ा दिया। साथ ही स्थिर डॉलर ने भी कीमती धातुओं की मांग को सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया, जिससे सोने की कीमतें स्थिर हो गई। 28 जुलाई यानी आज सोमवार को सोने की कीमतों में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना आज 98 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 97,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। हालांकि चांदी में 14 रुपए की हल्की गिरावट दर्ज की गई, जिससे चांदी 1,13,038 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज सोना बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। आज इसमें $2.41 प्रति ओंस का उछाल आया, जिससे सोने की कीमत $3,337.01 प्रति ओंस पहुंच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि सोना एक सुरक्षित निवेश ऑप्शन है, इसलिए आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच अभी भी ये निवेशकों का पसंदीदा ऑप्शन है। आने वाले टाइम में इसमें और भी तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। बढ़ते हैं काम की खबर की तरफ। अगर आपकी सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो इस साल ITR भरते टाइम पर आपको अपनी एसेट और लायबिलिटीज का पूरा ब्यौरा देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये नया नियम इसलिए बनाया गया है ताकि इनकम टैक्स और एसेट में संतुलन को पहचाना जा सके। ये जानकारी ITR के शेड्यूल A में भरनी होगी और इसमें अचल संपत्ति से लेकर गहने, बैंक बैलेंस तक सभी को शामिल किया गया है। ये नियम उन टैक्स पेयर्स पर लागू होता है जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। अगर आप ITR 2 या ITR 3 भरते हैं और आपकी इनकम तय लिमिट से ऊपर है तो आपको ये जानकारी देनी जरूरी है। वहीं ITR 1 और ITR 4 भरने वालों को ये ब्यौरा नहीं देना होगा। बिजनेस करने वालों को भी बैलेंस शीट के बाहर की संपत्तियों की जानकारी देनी पड़ती है। बता दें कि 31 मार्च 2025 तक आपके पास जो भी अचल संपत्तियां हैं, जैसे प्लॉट, घर या फ्लैट, उसकी पूरी डिटेल आपको देनी होगी। इसमें आपकी खरीद, कीमत, पता और अगर संपत्ति गिफ्ट या विरासत में मिली है तो उसका भी जिक्र आपको करना होगा। अगर संपत्ति पर लोन है या उसे गिरवी रखा गया है तो उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको ऑटो सेक्टर में आज क्या कुछ खास है। भारत का इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV मार्केट लगातार गर्म होता जा रहा है। अमेरिकी कंपनी टेस्ला के भारत में डेब्यू के कुछ दिन बाद ही वियतनाम की प्रमुख EV निर्माता कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपना पहला शोरूम सूरत, गुजरात में खोल दिया है। ये कंपनी जल्द ही भारत में अपने 2 प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV मॉडल VF6 और VF7 लॉन्च करने वाली है, जिसकी बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है। विनफास्ट का ये शोरूम सूरत के पिपलोड इलाके में 3000 वर्ग फुट के एरिया में बनाया गया है, जहां ग्राहकों को वाहनों का एक्सपीरियंस लेने, खरीदारी प्रोसेस और आफ्टर सेल सर्विस की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने इस साल के एंड तक 27 से ज्यादा शहरों में 35 डीलरशिप खोलने का गोल रखा है। विनफास्ट ने भारत को अपने लिए एक स्ट्रैटेजिक मार्केट माना है और VF6 और VF7 मॉडल पेश करने जा रही है। कंपनी ने 15 जुलाई 2025 से इन वाहनों की प्री बुकिंग शुरू की है, जिसके लिए ग्राहकों को 21,000 रुपए पूरी तरह से रिफंडेबल जो कि हैं जमा करने होंगे। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। साल 2020 में जहां सिर्फ 5,000 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थी, वहीं 2024 तक ये आंकड़ा 1,13,000 से ज्यादा पहुंच गया है। हालांकि अभी भी EV सेक्टर कुल कार बिक्री का 3% से कम हिस्सा है, लेकिन सरकार का गोल 2030 तक इसे 30% तक पहुंचाने का है। टेक जगत में देखते हैं क्या कुछ है नया। व्हाट्सएप अपने एंड्रॉइड ऐप में मेटा AI के साथ वॉइस चैट की टेस्टिंग कर रहा है। नया फीचर यूजर्स को मेटा AI चैटबॉट के साथ आवाज के जरिए बात करने की फैसिलिटी देता है। फीचर ट्रैकर WA बेटा इन्फो के मुताबिक ये फीचर व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.25.21.21 में कुछ यूजर्स को मिला है और जल्द ही आने वाले टाइम में और बीटा टेस्टर तक ये पहुंचेगा। इस फीचर से यूजर्स मेटा AI के साथ फोन कॉल की तरह वॉइस चैट कर सकते हैं। चैट टैब में मेटा AI चैटबॉट खोलकर एक वेब फॉर्म आइकन पर टैप करके वॉइस चैट शुरू की जा सकती है। यूजर्स मेटा AI की सेटिंग में एक टॉगल ऑन करके वॉइस चैट और ऑटोमेटिक उसको शुरू भी कर सकते हैं, साथ ही उसको अपने आइकन में सेट कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में ये बंद रहता है। इससे यूजर्स को पूरी आज़ादी मिलती है कि वो चैट कैसे शुरू करना चाहते हैं। जल्द ही फीचर आपको देखने को मिलेगा।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में ही इतना ही वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।